हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन सीरीज़ के इस पार्ट में बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जब भी आप लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हो और उसके अंदर इन्वायरमेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं करते ना, तो 100% चांसेस हैं कि आपके प्रोजेक्ट में कभी ना कोई ग्लिच आ ही जाएगा। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगा। एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं, देन एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इन्वायरमेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे जो ये इन्वायरमेंट वाली फाइल्स होते हैं इनको बनाते हैं, कैसे यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग इन डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के साथ में बिल्ड बनाते हैं, कैसे बिल्ड को रन करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो, जब भी आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो उसके अंदर तीन मेजर चीज़ें होती हैं। सबसे पहले उसकी डेवलपमेंट होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है और बाद में वो डिप्लॉय कर दिया जाता है प्रोडक्शन के ऊपर। और जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, इन तीनों जगह के ऊपर सेम नहीं हो सकती। ये हमारे बेसिकली तीन अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं। एक हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे क्यूए उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं। एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आप लोग उस प्रोजेक्ट को पब्लिक कर देते हो, या फिर जो भी इसको एंड यूज़र है जो यूज़ करना चाहता है प्रोडक्शन के ऊपर, उसको आप लोग दे देते हो कि भाई अब इसको यूज़ कर लो। तो हमारे तीन इन्वायरमेंट होते हैं एटलीस्ट, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यूएटी भी हो सकता है, प्री प्रोड भी हो सकता है, बीटा इन्वायरमेंट भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो बट एटलीस्ट तीन आपके इन्वायरमेंट होते ही होते हैं। और कुछ आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जो आपको डेफिनेटली यूज़ करनी ही करनी पड़ती हैं। जैसे कि एक तो आपके एपीआई के यूआरएल्स होते हैं। उसके बाद में जो आपकी इमेजेस होती हैं, सीएसएस वाली फाइल्स वगैरह होती हैं, कोमा लगा देता हूँ, इनके पाथ भी होते हैं। उसके बाद में आपकी कुछ सीक्रेट की हो सकती हैं। उसके बाद में आपकी एनालिटिक्स वाली कीज़ हो सकती हैं। उसके बाद में आपकी लॉग फाइल्स वगैरह भी हो सकती हैं। तो ये आपकी मेजर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, हर एक इन्वायरमेंट के ऊपर अलग अलग होती हैं। जैसे कि जो एपीआई, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, जो एपीआई के यूआरएल होते हैं ना बेसिकली, ये हर कहीं पे सेम नहीं हो सकते। अगर आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हो तो इसका जो यूआरएल है वो अलग जाएगा, बिकॉज डेवलपर होते हैं वहाँ पे, वो डेवलपमेंट के टाइम पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को यूज़ करके देखते हैं। उसके बाद में एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है जिसको बेसिकली आप लोग स्टेज भी कह सकते हो। इसको मैं यहाँ पे स्टेज लिख लेता हूँ। तो जो आपकी क्यूए टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को एंड टू एंड अच्छे से टेस्ट करती है। देन उसके बाद में आपका प्रोड भी आता है, जो कि आपकी प्रोडक्शन वाली बिल्ड यहाँ पे डिप्लॉय होती है। तो जो एपीआई के यूआरएल हैं तीनों जगह पे सेम तो नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको डेवलपमेंट वाले यूआरएल मिलेंगे, यहाँ पे टेस्टिंग वाले, और यहाँ पे जो एंड यूज़र होता है। बिकॉज ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जो आपका जो कोर डेटाबेस है यूज़र्स का, वहाँ पे आप टेस्टिंग कर दो, डिप्लॉयमेंट कर दो। तो इन सब के जो एपीआई यूआरएल्स हैं, इमेजेस के पाथ हैं, सीक्रेट कीज़ हैं, लोग्स हैं, एनालिटिक्स वाली चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ अलग अलग होते हैं। तो सबकी एक अलग अलग से कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब मान लो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं बनाते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या रहेगा, क्या आपकी मान लो एक जो डेवलपमेंट वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी ना, उसके अंदर इन चीज़ों की डेवलपमेंट की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी कि डेवलपमेंट के हिसाब से यूआरएल, पाथ, सीक्रेट की, लॉग्स वगैरह रहेंगे। देन स्टेज के ऊपर स्टेज के हिसाब से चीज़ें रहेंगी, और प्रोडक्शन के ऊपर आपका जो फाइनल यूआरएल्स वगैरह होते हैं, फाइनल की होती है, पाथ वगैरह होते हैं, वो रहते हैं। तो अगर आप लोग इनकी अलग अलग से फाइल बना के इनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते हो सकता है प्रोडक्शन के ऊपर स्टेज के यूआरएल चले जाएं, स्टेज के ऊपर डेवलपमेंट के यूआरएल चले जाएं, और डेवलपमेंट के यूआरएल क्या आप प्रोडक्शन के ऊपर ही चले जाएं। तो आपकी जो एप्लीकेशन है प्रॉपरली कभी भी काम नहीं करेगी। तो बेसिकली होता क्या है, जो इन्वायरमेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उसके अंदर हम लोग अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल बना देते हैं। और जब हम लोग इनकी बिल्ड बनाते हैं ना, उन फाइल्स के अंदर से ऑटोमेटिकली, कि हम लोगों ने प्रोडक्शन की बिल्ड बनाई है, स्टेज की बिल्ड बनाई है, डेव की बिल्ड बनाई है, वहाँ से यूआरएल्स वगैरह, वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अपने आप उठ के आ जाती है। अब ये कैसे आती है, अब आपको पता चलेगा, बट एक बार के लिए आप लोगों को इन्वायरमेंट फाइल बनाना आना चाहिए। तो इन्वायरमेंट फाइल आपकी हमेशा रूट के ऊपर बनती है। पहले मैं इसके अंदर आपको कोड करके दिखाऊंगा, इससे डाटा को एक्सेस करके दिखाऊंगा। देन हम लोग यहाँ पे तीन फाइल और बनाएंगे, एक डेवलपमेंट के लिए, एक स्टेज के लिए, और एक प्रोडक्शन के लिए। और मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बना के रखी हुई है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे मान लो एक कॉमन कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल बना रहा हूँ, कॉमन इन्वायरमेंट वाली फाइल बना रहा हूँ। अब जो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये स्टेज पे अलग हो सकती है, डेवलपमेंट पे अलग हो सकती है, प्रोडक्शन वगैरह पे अलग हो सकती है, वो मैं अभी आपको करके बताऊंगा जैसे मैंने आपको बताया। बट एक बार के लिए मैंने कॉमन डॉट ई वाली फाइल बना ली, इनकी कॉमन, बट एक बार के लिए मैंने कॉमन इन्वायरमेंट फाइल बना ली। तो यहाँ पे जो आपके एपीआई के यूआरएल हैं वो ये हैं, आपकी एप्लीकेशन का नाम ये है। देन इसके बाद में इनेबल न्यू यूआई, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बेटा वर्जन रिलीज कर देते हैं, फिर लिमिटेड यूजर के लिए
न्यू यूआई को डाल देते हैं सीसीएस वगैरह में चेंज करके, उसके लिए ये डिबगिंग के लिए, ये एनालिटिक्स की आपकी आईडी आ गई, देन आपका प्रोडक्ट वाली एपीआई आ गई। बिकॉज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक ही एपीआई यूआरएल यूज़ करोगे, हो सकता है आप लोग अलग अलग एपीआईज के लिए अलग अलग यूआरएल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे ये वाली .env वाली फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करके रखी है, इसको कैसे एक्सेस करते हैं पहले ये देख लेते हैं। देन env वाली फाइल डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए कैसे बनाएंगे और वहाँ से डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाई है ना, वो वीट के साथ में बनाई है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लगाओगे ना, उससे पहले आपको वीट लगाना पड़ेगा और देन अंडरस्कोर भी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी चीज़ें प्रॉपरली काम करेंगे नहीं बेसिकली। ऑलराइट, तो एक बार मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। यहाँ पे करता हूँ npm run dev और आपकी एप्लीकेशन इस पोर्ट के ऊपर रन होना शुरू हो गई है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे बैरल वाली फाइल का जो हम लोगों ने सेकंड लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था वो यहाँ पे यूआई आ गया। बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो आपकी app.jsx है, इसके अंदर से ये सारी चीज़ें मैं बेसिकली एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने चीज़ें हटा दी। देन ऊपर से ये चीज़ें भी हटानी है तो ये भी हटा सकते हो, ज़्यादा यूज़फुल है नहीं। और यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन .env वाली फाइल से निकालनी रहेगी, तो सिंपली यहाँ पे आप रख सकते हो लेट्स से const और यहाँ पे कर दो config एंड देन सिंपली यहाँ पे कर सकते हो import .meta.env, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, console.log कर देता हूँ कॉन्फ़िग वाली फाइल को। यहाँ पे आके, अरे यहाँ पे सब कुछ गायब हो गया ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, h1 टैग लगा देता हूँ, .env कॉन्फ़िग ये लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे आके चेक करेंगे कि हमें कंसोल में क्या मिल रहा है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसके अंदर देखो बेस यूआरएल मुझे मिल गया कि बेस यूआरएल क्या है। अभी हमारे पास जो जो बिल्ड है वो डेवलपमेंट वाली चल रही है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा था, आपको ध्यान होगा, npm run dev, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज़ चल रही थी। देन यहाँ पे मोड आ गया डेवलपमेंट वाला, प्रोड नहीं है, एसएसआर नहीं है। जो एनालिटिक्स वाली आईडी थी देखो वो आ गई है यहाँ पे। जो एपीआई का यूआरएल है वो आ गया, एपीआई का नाम, ऐप का नाम आ गया। जो न्यू इनेबल जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करी थी सारी की सारी आ गई। मान लो आप प्रोडक्ट का जो यूआरएल है वो आप गेट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, वीट प्रोडक्शन एपीआई, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे, देखो आपको ये यूआरएल मिल गया। अब अच्छा एक चीज़ और करके देख लें क्या, हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट वाला ऑलरेडी कंपोनेंट है, ये रहा। इसके अंदर हम लोगों ने ये जो पाथ है वो यूज़ भी करा हुआ है यहाँ पे, इसको एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, प्रोडक्ट है ना, इसको यूज़ कर लेता हूँ एंड देन मुझे क्या मिलता है, देखो लिस्ट आ गई मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और इसको एक बार के लिए हटा दें, नहीं तो ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ हमें मिल गई। तो जो ये कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैं वहीं पे रखता हूँ एक बार के लिए प्रोडक्शन वाली फाइल, प्रोडक्ट वाली फाइल के अंदर। तो ये कहाँ मिलेगा मुझे, प्रोडक्ट कॉम्पोनेंट्स एंड देन प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मैं सेम चीज़ कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो जो प्रोडक्ट्स वाली फाइल है उसके अंदर मुझे यहाँ पे यूआरएल मिल गया, ठीक है। और लास्ट में इसके में क्या लिखा हुआ है, EVN लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लगा दिया था क्या, EVN वाला, हाँ ये वाला। इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो भी आप देख सकते हो यहाँ से चीज़ें लास्ट से गायब हो गई हैं। तो जो मेरे पास यहाँ पे ये यूआरएल आ गया ना, क्या मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ प्रोडक्ट से पहले? बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस लगा दूंगा और मुझे शायद स्लैश भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो मेरे पास स्टिल डाटा यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है। एक बार मैं इसको गलत कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू बी शो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये कर दिया और देखो यहाँ पे आता हूँ तो देखो ये चीज़ फट गई यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपरली काम नहीं कर रही। अब मैं अब बस आपको दिखाना चाहता था कि हम लोग ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला यूआरएल इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ अंडू। अब देखो ये चीज़ें प्रॉपरली काम करेंगी, रिफ्रेश करूँगा, अब देखो ये चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वायरमेंट वाली फाइल के अंदर रख सकते हो। नाउ क्वेश्चन है कि ये भी आता है कि ये तो हमारा अगेन कॉमन ही चीज़ है ना, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्शन यूज़ करूँगा तो पता कैसे चलेगा कि ये डाटा वो प्रोडक्शन से आना चाहिए, डेवलपमेंट से आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी फाइल्स बनाते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, .env लास्ट में लगा देंगे .development, ठीक है। अब इसके अंदर चीज़ें आप लोग डेवलपमेंट के हिसाब से रख सकते हो, जैसे कि ये तो मैंने कॉमन चीज़ बना दी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि भाई जब भी मेरी डेवलपमेंट वाली बिल्ड रन हो ना, तो इसके लास्ट में लगा दो .dev। अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ जो ये वाली चीज़ है। हाँ, बिकॉज यहाँ पे अब लोग अब
डेवलपमेंट के लिए डेव लगाएंगे, स्टेज के लिए स्टेज लगाएंगे, लास्ट में प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन लगाएंगे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे दिख जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, डेवलपमेंट वाली फाइल बना दी। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे लास्ट के अंदर डेव भी दिख गया। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो डेव हम लोगों ने लगाया नहीं। देखो डेवलपमेंट वाली बिल्ड है, अगर डेवलपमेंट के अंदर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो वो ENV से उठा लेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इस वाला डाटा उठाएगा, वो इसका डाटा नहीं उठाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो अब ये यहीं से उठा लेगा पहले वाली फाइल से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिकॉज ये वाली चीज़ आ गई ना। अब इसके लास्ट में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमन। अब आपको आराम से समझ में आएंगी। देखो अब इसने कॉमन वाली चीज़ उठा ली और मैंने अगर यहाँ पे इस चीज़ को फिर से इनेबल कर दिया तो अब ये डेव ही उठाएगा, ठीक है, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये हम लोगों ने डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट सेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बस लास्ट वाली चीज़ ध्यान रखना, ये इनफ रहेगी आपके लिए, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे दो चीज़ें और करता हूँ, और एक मैं यहाँ पे करूँगा डेवलपमेंट की जगह पे स्टेज, और यहाँ पे करेंगे डॉट स्टेजिंग। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्शन लास्ट में, राइट। तो प्रोडक्शन की जो स्टेज है इसके लास्ट में मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्टेज, ठीक है। और कुछ और भी चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो, जैसे माई ऐप स्टेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और देन प्रोडक्शन के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोड, और यहाँ पे भी हम लोग प्रोड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखो 3 अलग अलग फाइल्स बना ली, डेवलपमेंट के लिए अलग से, प्रोडक्शन के लिए अलग से, स्टेज के लिए अलग से। अब तीनों को रन कैसे करके देखेंगे। डेवलपमेंट वाली तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी रन हो ही रही है। अगर मैं यहाँ पे आके और जो प्रोडक्ट वाली फाइल थी कहाँ गई, यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा देता हूँ तो सारी की सारी आप कॉन्फ़िगरेशन देख पाओगे यहाँ से, ठीक है। इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो ऐप है माई ऐप है, बिकॉज डेवलपमेंट वाले के अंदर हम लोगों ने यही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे डेव है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब मैं स्टेज और प्रोडक्शन के साथ कैसे रन करूँ, इसको यहाँ पे चलने देते हैं, मैं यहाँ पे प्रोडक्शन रन करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, npm रन बिल्ड, मुझे पहले बिल्ड बनानी है, ये इसकी बिल्ड बन गई है, और अब करना पड़ेगा npm रन प्रीव्यू। अब जब मैंने npm रन बिल्ड बनाया ना, तो जो ये बिल्ड बनी है प्रोडक्शन की बनी है, और npm रन प्रीव्यू करूंगा तो प्रोडक्शन की बिल्ड ही रन होगी, इस वाले पाथ के ऊपर चल रही है वो। तो अब मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा, तो देखो यहाँ पे जब मैं इसको ऑब्जेक्ट को ओपन करूंगा तो मुझे मोड कौन सा मिल गया, प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या मोड था, डेवलपमेंट, यहाँ पे मिल गया प्रोडक्शन, और यहाँ पे प्रोड वाली माई एप्लीकेशन का नाम, और यहाँ पे लास्ट में प्रोड भी आ गया, ठीक है, सब बढ़िया। स्टेज वाला भी एक बार के लिए रन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ npm रन बिल्ड, मोड बताएंगे यहाँ पे, और देन इसके बाद आपको इस तरीके से हाइफन्स लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे करना पड़ेगा मोड और स्टेज, रन करेंगे। देखो आपकी जो स्टेज वाली बिल्ड है वो बन चुकी है, अब इसको रन भी करना पड़ेगा। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रीव्यू करना पड़ेगा इसको, npm रन प्रीव्यू, और इसको रन करते हैं। अब ये वाला इस वाले URL के ऊपर चल रही है, तो मैं यहाँ पे आके इसको चेक करूँगा, और देन हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। ओके, ये प्रोडक्शन वाला आया, आई थिंक प्रोडक्शन तो नहीं आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ कर दिया गया। दोबारा से चेक करते हैं क्या कमांड्स चलाई हैं। ओके, एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पे स्टेजिंग यूज़ करना होता है, आई थिंक मैंने कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, npm रन बिल्ड, और यहाँ पे स्पेस की भी जरूरत नहीं है, ये भी गलत कर दिया था ing। तो अब हम लोग यहाँ पे एक बिल्ड बना देते हैं स्टेजिंग के लिए, देन इसको रन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे करना पड़ेगा प्रीव्यू। इसके बीच में जो स्पेस वगैरह है ना, ये थोड़ा प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। एंड स्टेज यहाँ पे स्टेजिंग यूज़ करना है, रीज़न इसका ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे भी स्टेजिंग ही यूज़ करा है। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देन यहाँ पे आके सेम URL को फिर से रन करते हैं, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे स्टेज मोड भी स्टेजिंग मिल गया, और यहाँ पे माई ऐप स्टेज वाला जो नाम था वो भी आ गया, और जो प्रोडक्ट API है उसके लास्ट में भी हमें स्टेज लिखा हुआ मिल गया। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर ENV वाली फाइल्स की हेल्प से। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको ना बस इन फाइल्स के अंदर जो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक बिहेवियर होता है ना वही यूज़ करना चाहिए।
हमेशा जब भी आप लोग वीट का यूज़ करो, वीट अंडरस्कोर यूज़ करना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था। चाहे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करो, आपको ये प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। और जो भी एएनवी होता है ना, ये हमेशा बिल्ड टाइम के अंदर ही यूज़ होना चाहिए। विदाउट बिल्ड कुछ भी इसके अंदर यूज़ नहीं होना चाहिए, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कभी भी इसके अंदर कोई सीक्रेट चीज़ स्टोर नहीं करनी चाहिए। और कोशिश करना कि कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ है जो बहुत सेंसिटिव पासवर्ड वगैरह, वो इसके अंदर यूज़ नहीं करना चाहिए। जो नॉर्मल लॉग्स वगैरह वाली चीज़ें हैं, डीबगिंग वाली चीज़ें हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, एनालिटिक्स वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बट सीक्रेट चीज़ें इसके अंदर यूज़ नहीं करनी चाहिए। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।